हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल बड़ी सोच बड़ी कामयाबी पर। इस बार काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज हम एक नई समरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बिग मैजिक, और इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ जीना चाहता है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से की जाए। क्रिएटिव लाइफ जीने का मतलब क्या है, और आप आज ऐसी लाइफ जीना कैसे शुरू कर सकते हो? ये सारे सवाल आपके माइंड में ज़रूर होंगे। तो ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ें। ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए दोस्तों, और ये बुक आपको अपने हर डर को दूर करके एक बेस्ट लाइफ जीने में हेल्प करेगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस बुक में ऐसा क्या है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है? तो क्या ये लोग कुछ स्पेशल हैं जिनके पास सब कुछ है? ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते? आप इसमें से किस टाइप के इंसान हो? क्या आप बोल्ड और फियरलेस हो? शायद। क्या आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं? जो आप लाइफ में चाहते हो उसे अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे शायद जो एक क्रिएटिव लाइफ नहीं जी रहे। क्रिएटिव से हमारा मतलब एक ग्रेट आर्टिस्ट बनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके अंदर को हिम्मत हो। हिम्मत कुछ नया करने की, अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने की, 40 की उम्र में भी स्केटबोर्डिंग करने की, अपनी खुद की लिखी बुक पब्लिश करवाने की, यानी जो आपका मन करे वो करने की। हम शायद इस बात से अनजान रहते हैं, पर हमारे अंदर एक खजाना छुपा है, यानी हमारा टैलेंट। और हमारा ज़्यादातर टैलेंट छुपा ही रह जाता है क्योंकि हम अपनी क्रिएटिव लाइफ नहीं जी पाते हैं। इसका एक और रीज़न ये है कि हम कई बार गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी कहीं खो जाती है। तो पहले खुद से पूछो, आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं क्या वो सही लोग हैं? हम इसलिए भी उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम दर्द बर्दाश्त करेंगे तभी हमारे काम की तारीफ होगी। और यही रीज़न है कि कई सारे आर्टिस्ट सुसाइड कर लेते हैं या अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ये बुक आपकी अल्टीमेट गाइड है जो आपको क्रिएटिव लाइफ जीने में हेल्प करेगी। इस बुक के अंदर जो स्टोरीज़ दी गई हैं वो हमें काफ़ी इंस्पायर करती हैं, और हमें ये भी सीखने को मिला कि लोगों की हर बात पे ट्रस्ट मत करो, इससे हमारा ही नुकसान होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमें अच्छी एडवाइस दे। आपको एक क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके अंदर ही मौजूद है। दरअसल क्रिएटिव लिविंग का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ बहुत बड़ा, बहुत ग्रेट ही करना है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमें खुशियाँ दे सकती हैं, हमें एक सेटिस्फैक्शन का एहसास दिला सकती हैं, और हमारी एक अलग पहचान बना सकती हैं। तो क्या आप रेडी हैं एक क्रिएटिव लाइफ स्टार्ट करने के लिए? क्या आप अपने डर से बाहर निकलने के लिए और एक लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए रेडी हो? अगर हाँ, तो समझ लो आप सही टाइम और सही जगह से शुरुआत कर रहे हो। दोस्तों, सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है वो है हिम्मत। हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। एक आदमी था जैक गिलबर्ट, जो काफ़ी फेमस तो नहीं था पर एक ग्रेट पोएट था। उसका जन्म 1925 में पिट्सबर्ग में हुआ था। उस ज़माने में पिट्सबर्ग के कई लोग फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में काम किया करते थे। तो जैक बेचारा उस स्मोक और शोर शराबे के बीच पला बड़ा था जो फैक्ट्रीज़ से निकलता था। जैक जब बड़ा हुआ तो वो भी एक फैक्ट्री और स्टील मिल्स में काम करने लगा, पर जैक को पोइट्री से प्यार था। बचपन से ही वो एक बड़ा पोएट बनने का ड्रीम देखा करता था। उसके अंदर पोइट्री को लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। जैक उसे बखूबी समझता था। वो काफ़ी टैलेंटेड था, उसकी लिखी पोएम्स वाकई में खूबसूरत होती थीं। कुल मिलाकर जैक में वो सारी बातें थीं जो ग्रेट लोगों में होती हैं। जैक ने 1969 में अपना फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश कराया। उसके इस कलेक्शन को येल यंगर पोएट्स प्राइज़ मिला, जो कि काफ़ी प्रेस्टीजियस माना जाता था। बाद में अपने इस पोएम कलेक्शन की वजह से उसे पुलित्ज़र अवार्ड्स भी मिला। जैक की लिखी हुई पोएम्स अमेजिंग होती थी, उसके ऑडियंस उसकी तरफ खींचे चले आते थे। इसके अलावा वो काफ़ी हैंडसम भी था। वोग मैगज़ीन ने उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी ली थी। जैक के पास फेमस होने के कई सारे मौके थे, पर वो अचानक से गायब हो गया। वो फेम को हैंडल नहीं कर पाया था। एक सेलिब्रिटी की तरह दिन रात लोगों की नज़रों में रहने से और सारे शोर शराबे से वो तंग आ चुका था। बाद में जब उससे रीज़न पूछा गया तो वो बोला, फेमस होना मुझे अब एक्साइटेड नहीं लगता है, ये काफ़ी मोनोटोनियस हो जाता है। वो अपनी लाइफ का हर दिन यूनिक और डिफरेंट चाहता है। गिलबर्ट ने डिसाइड कर लिया था कि उसके लिए तो यूरोप ही ठीक है, और वो ग्रीस जाकर पहाड़ों के ऊपर एक सुनसान जगह में जाकर रहने लगा।
वहाँ के सुकून और शांति भरे माहौल में वो कई चीज़ों के बारे में डीपली सोच सकता था। और इसके 2 साल बाद उसने फिर से एक बार अपनी पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश कराया और फिर से एक बार उसकी पोएम्स रीडर्स का दिल जीतने में कामयाब रही। जैक इसी तरह अपनी लाइफ जीना चाहता था, दिखावे और शोर शराबे से दूर एक सुकून भरी ज़िंदगी। थोड़े समय बाद उसने ये शुरू किया कि वो सबकी नज़रों में आता, अपना मास्टरपीस लोगों के सामने रखता और फिर गायब हो जाता। बाद में जैक ने डिसाइड किया कि वो टीचिंग की जॉब करेगा, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी नॉक्सविले जाकर लेक्चरर बन गया। उसने जिसको भी पढ़ाया वो उसको हमेशा याद रखता था और वो एक रिमार्केबल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन था। लोगों को यहाँ तक लगता था कि वो किसी दूसरी ही दुनिया से आया है। वो अपने स्टूडेंट्स को बोला करता था, क्रिएटिव लाइफ जियो, क्योंकि यही एक तरीका है जो हमें इस दुनिया में सर्वाइव करने की ताकत देगा। जैक का मेन गोल था कि अपने स्टूडेंट्स को ब्रेवरी से जीने के लिए एनकरेज करना। वो हमेशा बोलता था कि जब तक हम ब्रेव नहीं बनेंगे, अपने अंदर ग्रेटनेस कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जैक ने अपने स्टूडेंट्स को खास तौर पर बोला था, तुम्हारे अंदर की गहराई में टैलेंट का खजाना छुपा है और उसे बाहर लाने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी ब्रेवनेस होनी चाहिए कि ये दुनिया तुम्हारी खूबियाँ देख सके। दरअसल हम सबके अंदर कोई ना कोई खजाना छुपा है जिससे हम अनजान हैं। जैसे माइनर्स खजाने की खोज में ज़मीन की गहराई तक पहुँचते हैं, ठीक ऐसे ही हमें भी अपने अंदर की गहराई में झांकना होगा। और ये खजाना तभी ढूंढा जा सकता है जब हम क्रिएटिव लाइफ जिएंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्रिएटिव लाइफ का मतलब सिर्फ आर्ट से या किसी आर्टिस्टिक काम से है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका मतलब है अपने डर को हार कर एक बेस्ट और मोस्ट एडवेंचरस लाइफ जीना। हम सब लाइफ में किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। हम रिजेक्ट होने से डरते हैं, हम हारने से डरते हैं, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए इस बात से डरते हैं, क्योंकि हम ट्राई करना ही नहीं चाहते, खुद पे यकीन नहीं करते, बस यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। डर डर और डर। डर सबको लगता है। डरना बोरिंग है। क्यों? क्योंकि डरना कोई नई बात नहीं है। डरपोक इंसान को कोई इनाम नहीं मिलता। हमारे पास इतना कुछ है जो हम इस दुनिया को दे सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना टैलेंट, इतने ड्रीम है जो हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बोरिंग डर हर बार रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है? बहादुर बनना ही हमारा इकलौता ऑप्शन है। वैसे देखा जाए तो डर बुरी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट डर ना हो तो इंसान ऐसे ही जंगल में घुस जाए और शेर भालू का शिकार बन जाए। पर जो दूसरे टाइप का डर है कि लोग क्या कहेंगे, वो हमें अपनी लाइफ से निकाल फेंकना चाहिए। हमारी क्रिएटिविटी डर को अट्रैक्ट करती है। अगर आप इन्वेंटिव या इनोवेटिव बनोगे तो डर आपकी क्रिएटिविटी के साथ रहेगा। डरना भी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन इतना भी मत डरो कि ये हम पर हावी हो जाए। हम जो करना चाहें डर के मारे कर ही ना सकें। हम इस दुनिया में चंद दिनों के मेहमान हैं, तो क्यों ना अपनी लाइफ ऐसे जिएं जैसे हम चाहते हैं, एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर से भरपूर अमेजिंग लाइफ। डर को अपने ऊपर कंट्रोल ना करने दो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। यही है क्रिएटिव लिविंग, जहाँ हम बिना डरे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें। दोस्तों, अब बात आती है ट्रस्ट की, भरोसे की। इसको भी मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। लिटिल ब्रदर एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक पेंटर। तो वो अपनी सारी सेविंग जमा करके फ्रांस चला गया। वो पेरिस की ग्लैमरस लाइफ में खो जाना चाहता था। छोटे भाई के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो वो एक सिंपल लाइफ जी रहा था। वो हमेशा पेंटिंग बनाने में, म्यूजियम्स घूमने में और ट्रैवलिंग में बिजी रहता था। वो एक टाइप से एंटी सोशल हो गया था। उसे ज़्यादा लोगों से बातें करना पसंद नहीं था। एक दिन दोपहर में एक कैफ़े में उसकी मुलाकात कुछ फैंसी एरिस्टोक्रेट्स से हुई और वो लोग आपस में बातें करने लगे। एरिस्टोक्रेट्स को वो पसंद आया। उन्होंने उसे वीकेंड पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया। ये पार्टी लोयरे वैली में एक कास्ट में रखी गई थी, जहाँ अमीर और फैंसी लोग आते हैं। उन्होंने लिटिल ब्रदर को बोला कि यूरोप के कुछ बेहद अमीर और फेमस लोग भी ये पार्टी अटेंड करने वाले हैं। पार्टी में मस्क वेरेड बॉल डांस भी होगा, तो प्रॉपर ड्रेसअप होकर आना है। लिटिल ब्रदर बड़ा एक्साइटेड था। उसने बड़ी मेहनत से अपनी कॉस्ट्यूम रेडी की। वो पार्टी में बेस्ट नज़र आना चाहता था। उसने पूरा पेरिस छान मारा था अपनी कॉस्ट्यूम के लिए कपड़ा ढूंढने में। वीकेंड पर उसने एक कार हायर की और पार्टी के लिए निकल पड़ा। पर जैसे ही वो वेन्यू के अंदर पहुंचा, उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई। एरिस्टोक्रेट्स ने उसे ये नहीं बताया था कि पार्टी की थीम मेडिवल कोर्ट है। लिटिल ब्रदर की कॉस्ट्यूम लॉबस्टर वाली थी, जो पार्टी थीम से कहीं भी मैच नहीं कर रही थी। उसे बेहद शर्म आई। उसका मन किया कि वो पार्टी छोड़कर चला जाए, पर फिर उसे एहसास हुआ कि उसने इस कॉस्ट्यूम को कितनी मेहनत से तैयार किया है, तो उसका माइंड चेंज हो गया। उसने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो हो वो पार्टी एंजॉय करेगा। वहाँ हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। एक ने तो पूछ भी लिया, तुम क्या बने हो? तो उसने कहा,
कॉर्ट लॉबस्टर, सब हंसने लगे। सबको वो बड़ा फ़नी लगा और जल्द ही सब लोग उससे घुल मिल गए और लिटिल ब्रदर पार्टी का स्टार बन गया। यहाँ तक कि उसे क्वीन ऑफ बेल्जियम के साथ डांस करने का चांस भी मिला। लिटिल ब्रदर ने बाजी पलट दी थी, पर कैसे? क्योंकि उसे खुद पे कॉन्फिडेंस था। लोग उस पर हंस रहे थे, पर वो बड़े प्राउड से पार्टी में घूम रहा था। उसके अंदर के आर्टिस्ट ने उसे हिम्मत दी थी। वो पार्टी में अनफिट ज़रूर था, लेकिन उसने बड़े ब्रेवली खुद को प्रेजेंट किया। तो एक लेसन है कि अपने अंदर की खूबियों को सराहो और किसी की परवाह किए बिना अपनी लाइफ जियो। खुद पे इतना यकीन रखो कि आप कॉन्फिडेंटली किसी भी पार्टी में सर उठाकर चले जाए। अगर आप फेल भी हुए तो क्या हुआ, शर्मिंदा होने की या माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ड्रीम्स अचीव करने की खुशी से ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको अपने फेलियर्स की डिसअपॉइंटमेंट से मिलेगी, क्योंकि जीत हमें सिर्फ खुशी देती है, पर हार हमें कुछ सिखा जाती है। कैटी अर्नाल्ड रैटक्लिफ राइटर है, लेकिन एक बार उन्होंने कई सालों तक कुछ भी नहीं लिखा। क्यों? उनके प्रोफेसर ने उन्हें बोला था कि जब तक तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा, तुम्हारी राइटिंग में जान नहीं आएगी। तुम तभी अच्छा लिख पाओगे जब दर्द फील करोगी। और कैटी ने अपनी प्रोफेसर की ये बात गांठ बांध ली। वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए उनकी कही हुई बात कैटी के लिए काफ़ी वैल्यूएबल थी। लेकिन कैटी को उन पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके इस लॉजिक ने कैटी को लिखने से रोक दिया था। कैटी को लिखना बहुत पसंद था। उसे लिखने से खुशी और सेटिस्फैक्शन का एहसास होता था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि प्रोफेसर की एडवाइस गलत है। कैटी ने फिर से लिखना शुरू किया। उसने एक बुक लिखी जो काफ़ी हिट हुई, लेकिन अगर वो किसी पर आंख मूंद कर ट्रस्ट नहीं करती तो उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में इतना टाइम नहीं लगता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी स्टोरी कैटी जैसी ही है। गलत लोगों की बातों में आकर उनकी अंदर की इतनी सारी क्रिएटिविटी वेस्ट हो जाती है। क्रिएटिव होने के लिए आपको किसी पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़े, ये ज़रूरी नहीं। ऐसा मत सोचो कि जो काम आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा उसकी कोई वैल्यू नहीं। दर्द पर ट्रस्ट करना गलत है। बहुत ज़्यादा पेन भी इंसान को अंदर ही अंदर मारने लगता है। तो हमें किस पर ट्रस्ट करना चाहिए, पेन पर या लव पर? किस पर ट्रस्ट करना है ये सिर्फ आप डिसाइड करोगे। क्या वजह है कि इतने सारे ग्रेट आर्टिस्ट सुसाइड कर चुके हैं और कई दूसरे चलते फिरते भूत हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने भी सेम गलती की थी। उन्होंने गलत चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट किया, सिर्फ पेन और सफरिंग को वैल्यू दी। कभी सोचा है ऊपर वाला आपको ऐसी क्रिएटिविटी देगा ही क्यों जो आपको बर्बाद करे? अगर हम यकीन रखें कि हमारी इंस्पिरेशन यहीं कहीं पास ही है, तो हम कभी अकेलापन फील नहीं करेंगे। जब आप इंस्पिरेशन पर ट्रस्ट करते हो तो वो भी आप पर ट्रस्ट करती है, लेकिन कई बार हम किसी गलत फहमी से भी इंस्पायर हो जाते हैं। आप अगर इस टाइप के इंसान हो तो कोई हेल्पफुल गलत फहमी पालो। एक ज़िद पाल लो कि क्रिएटिविटी बनने की डिज़ायर आपके डीएनए में है। आप क्रिएटिविटी यही रहेगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। तो चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर मौजूद रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। तो जितना ज़्यादा आप खुद पे ट्रस्ट करोगे उतना ही आप क्रिएटिव होते जाओगे। दोस्तों, अब बात आती है परमिशन की। दोस्तों, क्रिएटिव लाइफ जीने का डिसीजन लेना सिर्फ आपके हाथ में है, इसलिए इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या सोचते थे और क्या करते थे। चाहे आपके पेरेंट्स कितने भी स्ट्रिक्ट या रूल्स फॉलोअर्स रहे हों, चाहे वो हमेशा यही सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे, अगर आपको ये सिखाया गया है कि चुपचाप बैठो, जो होना है खुद हो जाएगा, तो भूल जाओ इस बात को। हर कोई क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी इस दुनिया में तब से है जब से हमारे पूर्वज इस धरती पर रहते हैं। आर्ट की हिस्ट्री 4000 सालों से भी पुरानी है। आर्ट की बात करें तो आर्ट बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हर किसी के अंदर एक मैजिक है, कुछ स्पेशल और प्रेशियस। आपके अंदर पहले से ही क्रिएटिविटी है, बस उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब तक आप जिंदा हो क्रिएटिव बने रहोगे। क्रिएटिविटी सोसाइटी के किसी एक स्पेशल क्लास तक लिमिट नहीं है, हम सबके अंदर ये मौजूद है और यही परमिशन आपको चाहिए। आपके अंदर की क्रिएटिविटी आपके लिए वो टिकट है जिससे आप अपनी क्रिएटिव लाइफ आज से शुरू कर सकते हो। एलिन एक मॉम है, उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो खुद एक बिजनेस करती हैं जो अच्छा खासा चल रहा है। वो एक वेल बिहेव्ड लेडी हैं, पर एलिन का एक शौक़ है, उसे टैटू करवाना बहुत पसंद है। सुबह उठते ही उसके माइंड में एक ही बात आती है, मुझे टैटू करवाना है। अब आप शायद उससे पूछो किस टाइप का टैटू, तो वो आपको बोलेगी मुझे नहीं पता, जब टैटू बनवाऊंगी तभी डिसाइड करूंगी, या फिर टैटू बनवाने वाले से पूछूंगी। अब आप सोचोगे कि एलिन को इस उम्र में बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, पर जब उससे ये पूछा गया तो वो सिंपली मुस्कुराते हुए बोली, हम सब इस दुनिया में कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो क्यों ना मैं मरने से पहले अपने सारे शौक़ पूरे करूं। तो हमारी लाइफ का एग्जैक्ट पॉइंट यही है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपना हर पल एंजॉय करें। हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो क्यों ना खुलकर अपनी लाइफ जिए। एक क्रिएटिव लाइफ तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग सेंस होनी चाहिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए, यानी जो आप डिज़र्व करते हैं उसे पाने की चाहत। ये कोई ऐसी चाहत नहीं है कि जहां आप हर चीज़ पर अपना हक समझें, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जो आप सच में डिज़र्व करते हैं। क्रिएटिव एंटाइटलमेंट के बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल है। खुद पे डाउट करना, ये सोचकर डरना कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। हमारे माइंड में एक आवाज़ लगातार गूंजती रहती है, हम किसी काम के नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्रिएटिव एंटाइटलमेंट का मतलब है कि हम अपने माइंड की इस आवाज़ को जवाब दें और इसे बोलें कि हमारे अंदर एक पावर है। शायद आप ये सोचकर डरते होंगे कि बाकी लोग भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन असल में वो काम बाकी लोगों ने किया है, आपने नहीं। कई ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने ऐसे थीम्स पर लिखने की हिम्मत की थी जो उनसे पहले शेक्सपियर एक्सप्लोर कर चुके थे। जो काम आपसे पहले कई और कर चुके हैं उन्हें आप ट्राई करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। यह भी पॉसिबल है कि आप औरों से बेटर करो। अगर आप इसे इतने ऑथेंटिक तरीके से करोगे तो यह खुद ही ओरिजिनल बन जाएगा। जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ क्या सीखते हो, कितना सीखते हो, ये कई सारी बातों पर डिपेंड करता है, पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कितने कमिटेड और डेडिकेटेड हो। दुनिया के सबसे ग्रेट पेंटर्स में से एक बड़े फेमस यूनिवर्सिटी में टीचर थे, लेकिन उनके पास कोई एडवांस डिग्री नहीं थी। पेंटिंग के लिए उनके डेडिकेशन ने उन्हें इस आर्ट का मास्टर बना दिया था। एक बार एक इंडियन फिल्म मेकर ने अपने रोल मॉडल को एक लेटर लिखा। उसने लेटर में अपनी सारी फीलिंग्स, दर्द और परेशानी का जिक्र किया। उसके पास पैसे की बड़ी तंगी थी। उसके रोल मॉडल ने, जो एक जर्मन डायरेक्टर था, उसके लेटर का रिप्लाई देते हुए लिखा, शिकायत करना छोड़ दो, दुनिया तुम्हारी कर्जदार नहीं है। सुनने में यह बात कुछ रूड और डिस्करेजिंग लग सकती है, पर यह कड़वा सच है। अगर आप एक क्रिएटिव लाइफ चाहते हो तो शिकायत मत करो। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में सक्सेसफुल नहीं होते तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय आपके, क्योंकि आप ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए कर रहे हो। दोस्तों, अब बात आती है परसिस्टेंस की। हम सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है। कुछ लोग अपने दिल में बचपन से एक सपना पालते हैं, लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो, चाहे आप 20 के हों या 90 के। क्रिएटिव लाइफ जीने की कोई एज लिमिट नहीं है। 1990 में दौर में एक ओल्ड लेडी थी, विनफ्रेड। अपने 90 जन्मदिन पर विनफ्रेड ने एक वाइल्ड पार्टी रखी थी। उसकी हर उम्र के लोगों से दोस्ती थी। उसके कुछ फ्रेंड्स तो 20 साल के भी थे। वो अपनी पूरी लाइफ अपने साइंटिस्ट हस्बैंड के साथ दुनिया भर में घूमती रही थी। हालांकि उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं थे, तो एक दिन किसी ने विनफ्रेड से पूछा, वो कौन सी बेस्ट बुक है जो तुमने अब तक पढ़ी? तो विनफ्रेड ने कहा कि उसे कोई एक किताब याद नहीं है, क्योंकि उसने जो भी बुक पढ़ी वो उसे इम्पोर्टेंट लगी। हाँ, मगर 10 साल पहले उसने एक बुक पढ़ी थी जिसने उसकी लाइफ चेंज कर दी। ज़रा सोचो, एक 90 साल की औरत आपसे कह रही है कि एक बुक ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। जब वो 80 साल की थी, हमारी लाइफ भी ऐसे ही चेंज हो सकती है। जब हम चाहें, आप ओल्ड एज में भी अपनी क्रिएटिव लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। जब हम बार बार कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। कई लोग तो ये सोचकर गिव अप कर देते हैं कि शायद ये चीज़ उनकी किस्मत में ही नहीं है। ग्रेट पोएट सिमूस हेयनी ने एक बार कहा था, आप ऐसे ही कोई पोएम नहीं लिख सकते और ना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यही सबसे बेस्ट या ग्रेट पोएम होगी। टाइम लगता है ग्रेट होने में। हर चीज़ मैच्योर होने में टाइम लेती है। आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए एक रिमाइंडर है जो आपको लगातार इम्प्रूव करना सिखाता है। क्रिएटिव लाइफ जीना अपने आप में एक काम है और आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिसअपॉइंटमेंट्स और फ्रस्ट्रेशंस को हैंडल करना, क्योंकि ये आपके सेटबैक्स नहीं है बल्कि आपकी जर्नी का पार्ट है। कोई भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बनता या एक के बाद एक सक्सेसफुल अचीवमेंट्स नहीं कर सकता। तो हमें यही सीखना है, सक्सेस से डिसअपॉइंटमेंट के बीच का फासला मैनेज करना। लाइफ एक सैंडविच की तरह है। अब सैंडविच कितना भी बेकार हो, कोई ना कोई पार्ट आपको अच्छा लगेगा ही। जैसे कि औरतें मॉर्निंग सिकनेस और उल्टियों के बावजूद बच्चे पैदा करने की हिम्मत रखती हैं और प्रेग्नेंट होती हैं। यहाँ तक कि जब आप स्केटबोर्डिंग करते हो तो आपको पहले से मालूम होता है कि आप गिर सकते हो या बुरी तरह इंजर्ड हो सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। हम लोग अपनी लाइफ में हर रोज़ रिस्क लेते हैं। तो आप किसी चीज़ के लिए कितना रिस्क ले सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस हद तक पाना चाहते हो। एक राइटर था जो अपनी राइटिंग की शुरुआत कर रहा था। हालांकि उसका लिखा कहीं भी पब्लिश नहीं हो पाया था। वो हमेशा यही शिकायत करता था कि उसे राइटिंग में अपना करियर बनाना है, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो पा रहा था। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था।
वो अपनी लाइफ को उस सैंडविच की तरह बनाना चाहता था जिसमें उसकी सारी फेवरेट चीज़ें हों, लेकिन इससे सिर्फ यही लगता था कि राइटिंग उसका पैशन नहीं है। वो कॉइन के दोनों साइड नहीं ले सकता है। चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, पर कुछ लोग तब भी हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका पैशन उन्हें हिम्मत देता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो फुल टाइम जॉब करते हुए भी फैमिली का ध्यान रखे और अपने लवर के लिए टाइम निकाल सके? तो शायद ये इंसान अपने लंच टाइम में अपने लवर से मिलता होगा, यानी उसे जो भी खाली वक्त मिलता है वो उसे अपने लिए जीता है, क्योंकि आप जैसे प्यार करते हैं उसके लिए किसी न किसी तरह वक्त निकाल लेते हैं। और ऐसे ही मौक़ों पर आपकी क्रिएटिविटी रिलीज़ होती है। आपको किसी परफेक्ट टाइम या जगह की ज़रूरत नहीं है अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए। शायद आप परफेक्शन के पीछे भागकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो अपने ड्रीम्स कभी पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करते रह जाओगे। आप परफेक्ट टाइम का वेट ही करते रह जाओगे। क्या आप परसिस्टेंट हो? क्या आप सक्सेस के साथ फेलियर्स भी हैंडल कर सकते हो? जब तक आप परसिस्टेंस नहीं बनोगे, क्रिएटिव लाइफ नहीं जी पाओगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हो, लेकिन याद रहे कुछ सालों बाद आपको पता चले कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो आपके पास कंटिन्यू करने के अलावा कोई और चांस नहीं होगा। दोस्तों, अब कंक्लूज़न देखते हैं इस समरी का। दोस्तों, इस समरी में आपने सीखा कि क्रिएटिव लाइफ जीने के मतलब क्या है। आपने क्रिएटिव लाइफ जीने की इम्पोर्टेंस सीखी और ये सीखा कि कैसे हम आज से ही एक क्रिएटिव लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, ये समरी हमें इम्पोर्टेंस ऑफ करेज सिखाती है, यानी ब्रेव बनना लाइफ में क्यों ज़रूरी है। आपके अंदर टैलेंट का खजाना छुपा है, इसे बाहर निकालिए। जिनमें हिम्मत होती है और जो लोगों की परवाह नहीं करते, सिर्फ वही एक क्रिएटिव लाइफ जी सकते हैं। हम सब लाइफ में डरते हैं, पर यकीन मानो ये डर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा वहम है। आपको कोई डरपोक होने का अवार्ड कभी नहीं देता। अवार्ड्स उन्हें मिलते हैं जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। जो लोग डरते हैं उनके फैसले भी बड़े एवरेज टाइप के होते हैं। हमारा डर दो टाइप का होता है, एक वो जो हमें डेंजर से बचाता है और दूसरा वो जो हमें क्रिएटिव लाइफ जीने से रोकता है। इस बुक में आपने पढ़ा कि अपने डर के साथ जीना क्या होता है, अपने इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस के बारे में सीखा। क्रिएटिव लाइफ की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, बल्कि आज से ही की जा सकती है। आपकी एज मैटर नहीं करती, आप चाहे यंग हो या ओल्ड, आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। हर चीज़ शुरुआत में मुश्किल लगती है। जब हम क्रिएटिव लाइफ जीने लगते हैं तो कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन हमें इन डिसअपॉइंटमेंट्स और फ्रस्ट्रेशंस के साथ थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही होगा। जो लोग हार से डरते हैं वो कभी अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। ये बुक हमें एक चीज़ और सिखाती है, अगर हम गलत लोगों पर ट्रस्ट करेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी वेस्ट हो सकती है। इसलिए ट्रस्ट सिर्फ खुद पर करो। लाइफ कोई जंग का मैदान नहीं है जहाँ हर चीज़ को इतने सीरियसली लिया जाए। आपको ये लाइफ जीने के लिए मिली है तो खुलकर जियो। एक ट्रिकस्टर की तरफ लाइफ जीना सीखो जो हर चीज़ को बदल कर रख देता है। रियल क्रिएटिविटी सिर्फ एक ट्रिकस्टर ही कर सकता है। लास्ट में हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी से परमिशन मत मांगो। ये आपकी लाइफ है, इसे अपनी मर्जी से जियो। क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हम सबके अंदर क्रिएटिविटी है। आपने यहाँ क्रिएटिव एंटाइटलमेंट डेवलप करना सीखा, तो आज से ही क्रिएटिव लाइफ जीना स्टार्ट कर दो। किसी अप्रूवल का वेट मत करो, सही टाइम का भी वेट मत करो, क्योंकि यही सही टाइम है। और अपनी ओरिजिनलिटी के पीछे भागकर अपनी क्रिएटिविटी वेस्ट मत करो। ब्रेव बनो, खुद पे यकीन रखो, अपने अंदर का खजाना एक्सप्लोर करो और आज से ये क्रिएटिव लाइफ जीना शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समरी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। दोस्तों, अब इस समरी का एंड करते हुए मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।